प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास में कारगिल युद्ध के वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा कि इस युद्ध में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने इस युद्ध से कोई सबक नहीं सीखा। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता किरण कुमार फिल्म द लास्ट कैंडिडेट की शूटिंग के लिए पहुंचे श्रीनगर। कहा कश्मीर की तुलना किसी अन्य देश से नहीं की जा सकती। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मंजूर अहमद वानी के नेतृत्व में लिब्रान खग में कार्यकर्ताओं की बैठक की गई आयोजित। पार्टी के बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर दिया जोर। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रभारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा फहीम सैफी ने कहा कि गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई से संबंधित सामग्री की जाएगी वितरित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन बहादुर लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान कर्तव्य का पालन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री ने 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान पहले भी अपनी सभी नापाक कोशिशों में नाकाम रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास में कुछ नहीं सीखा। वह आतंकवाद और छद्म युद्ध के सहारे खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे जवान पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचलेंगे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना भी सेना द्वारा किए गए आवश्यक सुधारों का एक उदाहरण है और कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीति का विषय बना दिया है। और उन्होंने कहा कि अगले महीने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए हुए 5 साल हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास की नई ऊंचाइयों पर है। के कब्जे से बरामद किए गए गोला बारूद और तमाम अन्य प्रकार के सामान को भी मौजूदगी होना भी बहुत मायने रखता है, लेकिन साजो सामान ही अभिनंदन करती हूं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, प्रदान करें। और सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है
कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं, तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे,
दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन भारतीय सेना ने इसमें अदम्य साहस दिखाया और अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। करगिल का शहीद, करगिल का शहीद, करगिल का शहीद, करगिल का शहीद, करगिल का शहीद। 26 जुलाई एक ऐतिहासिक दिन भारत के लिए, क्योंकि 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेना ने करगिल के अंदर पाकिस्तान के 4000 से ज्यादा सैनिकों को मारकर विजय प्राप्त की थी। भारतीय सीमा के अंदर पाकिस्तान के सैनिक 4000 से फीट ऊंची पहाड़ियों के ऊपर जो है वो वहां पर अपने पक्के बंकर बनाकर बैठ गए थे और लगातार भारतीय सेना के ऊपर गोलीबारी कर रहे थे। भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए लगातार पहाड़ियों को जीतते हुए और 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर उन ऊंची चोटियों पे जो है अपना परचम फहराया, अपना तिरंगा फहराया। इस दौरान हमारे 527 सैनिक जो हैं वो शहीद हुए, 1363 सैनिक जो हैं वो घायल हुए। लेकिन विश्व के अंदर यह एक ऐसा पहला युद्ध था जो हमारी भारतीय सेना ने लड़ा। ऐसा युद्ध विश्व के अंदर कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारी सेना ने इस मुश्किल युद्ध को जीतते हुए पाकिस्तान को मुंह की जो है उसको खिलाई। उस दिन से लगातार 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जाता रहा और आज भी मनाया जा रहा है, क्योंकि उस समय 3 मई 1999 में जब यह युद्ध शुरू हुआ तो इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन को जीतकर इसे विजय दिवस के तौर पर जो है पूरे देश के अंदर मनाया जाने लगा। आज इसकी 25वीं जयंती है, पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है, गली गली में हर जगह पर जो है मनाई जा रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्रास के अंदर जो है वो सैनिकों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे जनरल जो है आर्मी के वो भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर कल से जो है वो तिरंगे लेकर लोग सड़कों के ऊपर हैं और उन 527 सैनिकों को याद किया जा रहा है जिन्होंने इस शहादत जो है इस करगिल युद्ध के अंदर दी। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता किरण कुमार अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग के लिए श्रीनगर पहुंचे। किरण कुमार ने कहा कि मैं भी उतना ही कश्मीरी हूं जितना कि आप। बॉलीवुड अभिनेता किरण कुमार ने कहा कि हम यहां द लास्ट कैंडिडेट फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं और फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है। कश्मीर की तुलना किसी अन्य देश से कभी नहीं की जा सकती। सर देखिए, मैं आपसे सबसे पहले बात आपसे ये कहूंगा कि जितने कश्मीरी आते हैं उतने कश्मीरी मैं भी हूँ। मैं हालांकि यहाँ कश्मीर में नहीं रहता हूँ जिस तरह आप लोग रहते हैं, लेकिन मेरी जो जड़ें हैं, मैं इन जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। जो रिश्ते नाते तीज त्योहार जो आपके हैं वो मेरे भी हैं। तो मेरे लिए कश्मीर आना हमेशा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब जावेद भाई ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में जो हम कर रहे हैं, द लास्ट कैंडिडेट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली रिटन स्क्रिप्ट्स आई हैव रेड इन अ लॉन्ग टाइम। इतनी रियलिस्टिक है। हम कश्मीर में शूट कर रहे हैं, कश्मीर की कहानी है, कश्मीर के परिवार की कहानी है, एक ऐसे आदमी की कहानी है जो उसूल परस्त है, जो हर किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो ये चाहता है कि अगर कोई चीज किसी को मिलनी है तो जो इसके लायक है, जो इसके काबिल है, जिसका हक है उस पर, उसे वो चीज मिलनी चाहिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है और यू विल बी सरप्राइज कि यहाँ कहीं भी तस्वीर में भी कैलिशनकोव नहीं है।
कैलिस्टो कोई टेररिस्ट नहीं, कोई मिलिटेंसी नहीं है। ये एक ऑर्डिनरी इंसानों की कहानी है, एक बहुत ऑर्डिनरी इंसानों की कहानी है। जिस तरह श्रीनगर के अंदर आपको चलता फिरता कोई नजर आएगा ना, तो आई एम श्योर ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको चलते फिरते कई हयात खान भी नजर आएंगे इसमें। तो इस तरह की ये फिल्म है। तो कितना अच्छा है ये, एक बेहतरीन स्टेप फॉर द रिवाइवल ऑफ फिल्म कल्चर इन वैली, जिस तरह से यहाँ फिल्म कल्चर एंड वैली। तो सर ये अभी मैं रियाज भाई से भी कह रहा था, इनसे बात हो रही थी मेरी, तो मैं कह रहा था कि सर फिल्म पॉलिसी है कहाँ? जिस फिल्म पॉलिसी की आप लोग बात करते हैं, जो कोई भी बात करता है, वो फिल्म पॉलिसी है कहाँ? अभी मेरे को किसी ने बताया कि जगमोहन जी ने किया, किसी ने किसने मनोज सिन्हा, हाँ मनोज सिन्हा, उन्होंने कुछ रिवाइव करने की कोशिश की। सर रिवाइव होना जरूरी है सर मैं दुनिया घूम चुका हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं शायद दुनिया में चाइना को छोड़ के जहां मैं नहीं गया हूं। स्विट्जरलैंड में मैंने करीबन 4 या 5 बार शूटिंग की है। सर स्विट्जरलैंड इसके सामने फेल है, कश्मीर के सामने स्विट्जरलैंड फेल है। आपको स्विट्जरलैंड जाके लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, यहां पर आप सड़क पे कैमरा लगाएंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। ये खूबसूरती है इस जन्नत की। तो कितना इसको जन्नत रहने दें, इस जन्नत को जन्नत रहने दें। ये मेरी अपील है सभी से, गवर्नमेंट से अपील है, आवाम से अपील है कि इस जन्नत को जन्नत रहने दो यार, इसे दोजख ना बनाओ प्लीज। जरूरी है इस तरह की फिल्म कल्चर यहाँ पे सर देखिए इंस्टेड ऑफ मूविंग टू सर, क्योंकि जावेद बंदे साहब जो है वो कश्मीर इनका कश्मीर से बिलोंग करते हैं, हालांकि आई थिंक कनाडा में रहते हैं, लेकिन आते रहते हैं कश्मीर, तो जुड़े हुए हैं, तो कश्मीर के कल्चर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और ये बहुत ही मुकम्मल और बहुत ही बेहतरीन राइटिंग हुई है इस पिक्चर की। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने मध्य कश्मीर बड़गाम के लिब्रान खग में वरिष्ठ राजनीतिक नेता मंजूर अहमद वानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। मंजूर अहमद वानी ने प्रत्येक क्षेत्र में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर जोर दिया। इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद डेट डालूं गुल कागज न्याय नमन पान इसे क्या बताना है, मीटिंग तो चल ही रही है, इलेक्शन का दौर आने वाला है, असेंबली का पार्लियामेंट का हो गया, इसलिए सब लोग मीटिंगें करते हैं, हम भी करते हैं। उस बारे में क्या बोलूं मैं, ये तो डीडीसी वालों से पूछे, जो डीडीसी मेंबर रहे उनसे पूछे, मुझे क्यों पूछते हैं? ये जहाँ भी जाता हूँ तो वो मसले हैं, कहीं बोलते हैं पानी नहीं है, कहीं बोलते हैं पाइप नहीं है। 100% तो कोई एक मुकम्मल नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा कमजोरी है। अलबत्ता अगर डीडीसी के पास पैसे होंगे ज़्यादा या कम, वो सारी अपनी एरिया को फीड नहीं कर सकता है, मुझे वैसा ही लगता है। पहले भी इधर आया था लिबरल में, उस वक्त भी यहाँ कोई नल का नहीं था, कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की तो इनको नल के शल के मैंने भिजवाए, और अभी भी कुछ काम है, मेरी कोशिश होगी वो बराबर होगा। कागजात दे हैं पहले ही, तो मैं पर्सनली ड्यूकाम साहब से मिला हूँ, उसने मुझे टाइम मांगा, आप थोड़ा 1 हफ्ता दीजिए हमें, इस बारे में हम देखेंगे क्या बात है। अगर कोई एसटी है उसको क्यों नहीं देते हैं, अगर पहले दिया गया है तो आज क्यों नहीं देते हैं। उसने मुझे 1 हफ्ता मांगा इसके लिए, थोड़ा हफ्ते के बाद मुझे मिलो, मैं देखूंगा ये क्या प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है 30 सितंबर तक, है ना। अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या होगा, तो वैसे लगता है कि करेंगे, सितंबर में करेंगे इलेक्शन, मुझे अंदाज़ा है कि करेंगे। कभी लगता है ऐसा कि नहीं करेंगे, मगर अंदाज़ा है कि करेंगे, ज़्यादा चांस है होने की। अल्लाह ताला ने इनका जो भी मसला होगा, जेन्युइन जो भी मसला इनका होगा, वी विल सॉल्व दिस इंशाल्लाह बाय द हेल्प ऑफ गॉड। तो बाकी लोग पानी के लिए यहाँ तरस रहे हैं, रोड नहीं है, जिस रोड से हम आए हैं वो खस्ता हाल है। इस ज़माने में भी जहाँ का रोड खस्ता हाल होगा, इट इज़ शेम फॉर। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रभारी जम्मू कश्मीर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा फहीम सैफी
ने अन्य लोगों के साथ आज भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा उन गरीब बच्चों और युवाओं को पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामग्री मुहैया कराएगी ताकि कोई भी बच्चा इस अधिकार से वंचित न रहे और आगे चलकर अपने देश का नाम रोशन करे। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर जो भी हमारे गरीब बहन भाई हैं, जिनके बच्चे हैं, जिन्हें किताब कापियों की ज़रूरत है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके हमारा माइनॉरिटी मोर्चा उनके लिए किताब कापियों का प्रबंध करेगा, जिससे वो बच्चे पढ़ लिख कर APJ अब्दुल कलाम बन सकें। कल जाकर वो पढ़ाई लिखाई कर APJ अब्दुल कलाम जी के नक्शे कदम पर कर चल सकें और वो फ्यूचर में जो APJ अब्दुल कलाम साहब ने भारत का नाम रोशन करा है, भारत को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वो भी पहुंचाने का कार्य करें। ऐसे जो हमारे गरीब बहन भाई हॉस्पिटलों में हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई दवाइयों तक के पैसे नहीं होते, उन्हें हॉस्पिटलों में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, जो जरूरतमंद लगेगा उसको दवाई का भी भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चे के लोग दवाइयाँ भी उन्हें अपने पास से दिलवाएंगे। ऐसे फ्री एक हेल्थ चेकअप कैंप भी भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से लगाए जाएंगे जगह जगह। हमारे जितने भी जिले हैं, कल सब जिलों में लगभग ये कार्य चलेंगे। भारत में माननीय APJ अब्दुल कलाम जी ने जब इतने कार्य करे, उस टाइम की भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि ऐसे व्यक्ति ने जो अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित कर दिया, इन्हें कम से कम एक सम्मान हमें भी देना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व पार्षद नगर परिषद अनंतनाग बशीर अहमद नजर ने अनंतनाग शहर में कई वर्षों से लंबित निर्माण कार्यों पर खेद व्यक्त किया और सरकार से निर्माण कार्यों को फास्ट ट्रैक आधार पर शुरू करने की मांग की। उन्होंने म्यूनिसिपल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का रुका हुआ काम शुरू कराने, स्ट्रीट लाइट लगवाने, मातृ चिकित्सालय का पुनर्निर्माण कराने पर जोर दिया, जबकि बशीर अहमद नजर ने अनंतनाग शहर की आंतरिक सड़कों को मैग्नेमाइज करने पर भी जोर दिया। आपका बहुत शुक्रगुजार कि आपने शॉर्ट टाइम में मेरे साथ बात करने के लिए टाइम निकाला। तो मैं एक्स काउंसलर रह चुका हूँ अनंतनाग म्यूनिसिपल काउंसिल में। तो हमारे कुछ बर्निंग इश्यूज हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला हमारा स्ट्रीट लाइटों का इशू है। जब हम काउंसिल में थे तो अब हमने लगभग 85 लाख रुपये लाइटों के लिए रखे थे और उसमें से थोड़ा काम हुआ KP रोड और गुलशनाबाद और खनाबाद में, जबकि जंगला मंडी से मोमिनाबाद से बोरा अभी पेंडिंग है। उस सिलसिले में मैंने CO साहब से बहुत दफ़ा बात की, उन्होंने खाली आश्वासन दिया, मगर काम स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरा मसला है हमारा जो ये हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है यहाँ पे लाल चौक में, वो अधूरा पड़ा है। अगर मेहरबानी करके गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे और इसको जल्द से जल्द तैयार करे और लोगों के सुपुर्द कर दे तो यहाँ पर बेरोजगारी में भी बहुत कमी हो जाए। मसला है मेरा जो ये सेंट्रल ब्रिज बनाया है, उन्होंने मेहंदी कदम से लेकर क्या कहते हैं इसको आने तक, इसे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। रोड खाली 12 फुट है, 16 फुट है, इसमें उन्होंने बीच में डायवर्शन डाला। मैं शॉर्ट में यही गुजारिश करना चाहता हूँ DC साहब के, उससे इस बारे में मिले भी। हमने मियाँ अल्ताफ से हमारे MP साहब हैं, उन्होंने इसके बारे में से बात की तो इसको हटाया जाए ताकि चलने फिरने में लोगों को आसानी हो जाए। मसला है हमारा जो ये शेर बाग है, पार्किंग है, वो तो आज लगता है खुल गई है, जिसे वहाँ पर ट्रैफिक जामिंग खत्म हो गई, एम्बुलेंस ठीक तरह से चल रहे हैं, उसके लिए हम बहुत मशहूर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। चौथा मसला हमारा है जो बर्निंग इशू है। एक टेंडर निकाला था फुलर वालों ने कम से कम 18 करोड़ का, जो यहाँ ब्रीच हुए थे बहुत जगह टाउन में, तो उनको ठीक करने के लिए उन्होंने एक टेंडर निकाला था, उस पर काम चल रहा है। मगर बदकिस्मती से जो हमारी यहाँ खाने हैं पत्थरों की, वो बंद पड़ी हैं। इस सिलसिले में हमने कई दफ़ा DMO साहब से बात की, उन्होंने कहा हम छोड़ देंगे, मगर इस वक्त तक नहीं खोली गई। मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर DC साहब से, वो इसकी तरफ ध्यान दे और जो ये पत्थरों की खाने हैं बंद पड़ी हैं उनको खोल दी जाए ताकि आम लोगों को भी सहूलियत मिले और बेरोजगारी पे भी थोड़ा असर हो जाए और लोग काम कर सकें। और लास्ट का हमारा यही इशू है जो यहाँ पर ये ड्रेनेज बनी है, उन्होंने UED वालों ने किसी कंपनी ने बनाई है, वहाँ पर मैं मैडम की गुजारिश करता हूँ एक्शन RNV से और खासकर DC साहब के,
कि वो वहाँ पर भी मैग्नेटाइजेशन करे ताकि लोगों को चलने फिरने में आसानी हो जाए। जम्मू और कश्मीर कर्मचारी समन्वय समिति ने हाल ही में चेकमार्ग एरिजल पर कटारी रेस्टोरेंट में एक बैठक की। बैठक में एसटी विंग के प्रांतीय अध्यक्ष कश्मीर मुश्ताक अहमद कटारी के साथ साथ फारूक अहमद खारी, उप प्रांतीय सेंट विंग के अध्यक्ष उपस्थित रहे। गांदरबल और सेंट विंग के कई प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गुर्जर समुदाय पर चर्चा करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श करना रहा। थैंक यू सर फॉर जेकेसीसी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जेकेसीसी ने एक विंग खड़ी की है, एसटी विंग, एसटी मोर्चा, जो शेड्यूल ट्राइब एसटीजीबी शेड्यूल ट्राइब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए है सर। तो सर हमारी एक यहाँ पे मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हमने ये मतलब बहुत सारी मैसेजें अपनी हर एक जवान को, हर एक को पहुंचाई कि हमारे समाज में जो ड्रग अब्यूज़ का सर जो सिलसिला है ये बहुत ही तेज़ फैल रहा है। तो इस ड्रग अब्यूज़ पे हम सारे एसटी मिलकर काम करेंगे और मैसेज पहुंचाएंगे कि ये जो ड्रग की एडिक्शन है ये हमारे बच्चों के लिए भी, हमारी बहनों के लिए भी बुरी साबित आती है। सर हमारी डिमांड ऐसे बहुत सारी है कि हमारे कुछ रुके मसले सर हैं, जैसे कि सीजनल टीचर्स हैं सर, जिनके 9 महीने का सर आर्डर तो आया है लेकिन सर अभी तक वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो सर हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नर एलजी से कि सर ये जो उनका रुका वो मसला है 9 मंथ का, तो सर वो जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाए। की मीटिंग यहाँ पे बडगाम पे हुई। इसमें गांदरबल और बडगाम के जो मंदोबीन थे उन्होंने शिरकत की। इस मीटिंग में ख़ास बात ये हुई कि हमारे एसटी के जितने बड़े मसाइल हैं, एक तो समाजी बुराइयाँ जिनसे हमारी जो सब अल्टर्न कल्चर है, गोजरी कल्चर, गोजरी माशरत, उसके साथ साथ हमारी जो दूसरे माशरत बरादरियाँ हैं वो भी जूझ रही हैं, हमें उसमें भी जा कर के काम करना है। इसके अलावा ख़ास करके बरादरी की अपलिफ्टमेंट के लिए अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें तो उस पे हमारी बात जो है वो हुई। ये जोर दिया गया, इस बात पे हम फोकस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला आरएसपुरा जम्मू साउथ की तरफ से आरएसपुरा क्षेत्र के गांव टिंडेकला में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से आने वाले दिनों में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई तथा मोर्चा के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर मंथन किया गया। इस एक दिवसीय सम्मेलन के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, डीडीसी सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत, विद्या मोटन, भाजपा की जिला अध्यक्ष रेखा महाजन सहित काफी संख्या में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बैठक में शामिल रहे। हमारे बीच हमारे एससी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के बारे में कोई नेता बात ही नहीं करता और टीवी नहीं, और आप सुनना चाहते हैं। पार्टी हमारी दिल्ली में सरकार है, यहां तो हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हमारी सरकार का भेजा हुआ
लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो लोग तो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही यहां नुमाइंदा है। मैं जानता हूं यहां की लोकल स्थानीय समस्या है, ये जो लोकल अलॉटी है, चाहे 47 के हैं, उसके बाद के हैं, जिनके पास जमीन है, अभी तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। अगर किसी की जमीन कहीं रिंग रोड में आई होगी, कहीं कोई सरकारी भवन बनाने के काम में आई होगी, शायद उसको कंपनसेशन भी नहीं मिला होगा, मुआवजा भी नहीं मिला होगा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है क्या? यह इश्यू हमें पार्टी स्तर के ऊपर, जब हमारी स्टेट की टीम बैठती है, सारे मिनिस्टर एमएलए बैठते हैं, इन समस्याओं के ऊपर वहां खूब चर्चा भी होती। एक दूसरी परेशानी बहुत बड़ी है कि बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं लोगों के। ये केवल आरएसपुरा की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात कि बिजली के बिल, कई लोगों के पास सिर्फ एक कमरा होता है, बड़ी मुश्किल से एक पक्का होगा और एक बल्ब चलता होगा, लेकिन उसको भी 3000 से ज्यादा का बिल आता है। और कई लोगों को डिपार्टमेंट की गलती से पता नहीं 6-6 हजार, कहीं 10-10 हजार के भी बिल आते हैं। पिछला जब यहां पे चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव था, तो हमारा तो हर जगह जाना रहता है, जम्मू शहर में, जम्मू शहर के बाहर भी, तो जहां हम लोग जाते थे वहां लोग हमें ये बात बता। जम्मू और कश्मीर सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंह ने डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में कारगिल विजय दिवस पर विशेष रद्दीकरण जारी किया। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ने कहा कि डाक विभाग सैनिकों और सुरक्षा बलों सहित समाज के हर वर्ग से जुड़ा हुआ है। जम्मू और कश्मीर पोस्टाई सर्कल इस दिन को विशेष रद्दीकरण जारी करके मनाता है, जो 3 डाकघरों अर्थात श्रीनगर, जेपीओ, कारगिल डाकघर और गांधीनगर प्रधान डाकघर में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इस विशेष रद्दीकरण के साथ इस दिन आने वाली और जाने वाली सभी मेले रद्द कर दी जाती हैं। To breach the supplies to lay down about 2 lakh forces and converted what initially was thought to be a less advantageous position into a triumph, a victory, a success, which shall forever be celebrated as Sir, this way. आज कैंसलेशन एक स्पेशल मोहर बनाई जो कि स्टैंप्स के ऊपर लगाई जाती है, और इस मोहर में हम लोग रिमेंबर कर रहे हैं उन मार्टियर्स को, उन सोल्जर्स को जिन्होंने अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया देश के लिए, जिससे कि वो जो जंग बहुत फैली नहीं और हम विजय प्राप्त किया। तो आज एक इनफैक्ट कारगिल में भी एक डाक टिकट आर्मी पोस्टल सर्विस द्वारा जारी किया गया। तो आज हम सभी लोग एकत्रित हुए उन शहीदों को याद करने के लिए, और हर चिट्ठी पार्सल पे आज ये मोहर लगाई जाएगी, जिससे कि इस दिवस को हमेशा के लिए याद किया जाए। आज मुझे बताया गया, एक तो बाहर से कुछ लोग आए थे, एक स्टैम्प कलेक्टर, क्योंकि स्टैम्प्स कलेक्टर्स के लिए फिलैटलिस्ट जो होते हैं उनके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेंगलोर से एक सज्जन आए थे जो आज कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थे, और इट्स वेरी नाइस, क्योंकि स्टैम्प कलेक्टर्स के लिए, हिस्टोरियंस के लिए डाक टिकट जो लोग कलेक्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो विशेष चीज़ें हो रही हैं, बॉम्बे में भी एक स्पेशल कैंसलेशन किया जा रहा है जीपीओ में, आज यहाँ श्रीनगर जीपीओ में, जम्मू में जम्मू हेड पोस्ट ऑफिस में, और कारगिल में पोस्ट ऑफिस में डाक टिकट जारी किया जा रहा है। तो हमारे तरफ से जो हम डाक सेवा जन सेवा है, हम उसी माध्यम से इस मैसेज को निकालना चाहते हैं कि हर लोग इस आज के दिवस को याद रखें। इंडिया पोस्ट भारतीय डाक जो है वो, उसके बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स हैं,
आगे जाने के लिए। जहां एक तरफ आप जानते हैं कि इंस्टेंट मैसेज और ईमेल की वजह से लोग चिट्ठी नहीं लिखते, लेकिन उसी तरीके से इंटरनेट की वजह से जो ई कॉमर्स में ग्रोथ हुआ है, तो पार्सल्स का जो आदान प्रदान है वो 35% ग्रो किया है। अगर 100 पार्सल पिछले साल इंडिया पोस्ट डिलीवर कर रहा था, अब 135 पार्सल कर रहा है। ये एक विशेष रूप से हम लोग अपने पूरे ऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ई कॉमर्स के पार्सल्स डिलीवर कर सकें। सारी जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, मैं बॉम्बे से आया हूँ, वहाँ पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के साथ हमारा टाई अप हो गया है और ये बढ़ रहा है। साथ ही साथ हम मेल सर्विसेज के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज तो हम करते ही, हमारा डिजिटल बैंक है और डिजिटल बैंक के द्वारा हम मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने घर बैठे भी पोस्टमैन से पैसे अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है, किसी भी बैंक हो, चाहे उसका HDFC में, SBI में, JNK बैंक में, कहीं भी अकाउंट हो, वो पैसे घर बैठे विड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी होम डिलीवरी सर्विस है, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारे ऑनगोइंग सर्विसेज हैं, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है पोस्ट ऑफिस करता है, जैसे आधार का अपडेशन, बच्चों के आधार का, पासपोर्ट सेवाएं, पासपोर्ट एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस, पासपोर्ट डिलीवरी, ड्राइविंग लाइसेंस डिलीवरी, तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। और थोड़ा सा एक मैंने ये भी नोटिस किया है कि जहाँ पार्सल 35% ग्रो किया, एक साथ 17% ग्रोथ हमारे लाइफ इंश्योरेंस में हुआ है। क्योंकि देखिए, लाइफ इंश्योरेंस की बहुत कंपनियां हैं, लेकिन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अब पहले सिर्फ सरकारी लोगों के लिए था, अब हर सिटीजन के लिए है। तो एवरी ग्रेजुएट कैन अवेल, तो इट इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि उसमें हम लोग जो कमीशन एजेंट्स का ये सब जो बाकी कंपनीज चार्ज करती हैं, हम लोग नहीं चार्ज करते। तो 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज उत्तरी कश्मीर हंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जावेद कुरैशी के सरकारी आवास से बाईपास हंदवाड़ा तक एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी शौर्य गाथाओं को याद किया। भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, कारगिल के शहीद अमर रहे, कारगिल के शहीद अमर रहे, कारगिल के शहीद अमर रहे। 25 साल की सालगिरह जो कारगिल विजय दिवस की है, जहां पर हमने कारगिल में जीत हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक मैसेज हम पाकिस्तान को देना चाहेंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी आज कारगिल आए हुए थे, उन्होंने भी उस मंच से पाकिस्तान को ये मैसेज दी है कि शायद पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आया है और उनको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकते हैं। उनकी कहीं कायराना हरकतें जो वो कर रहे हैं, घुसपैठिया यहाँ पर आ रहे हैं, मिलिटेंट्स आ रहे हैं, टेररिस्ट्स आ रहे हैं, यहाँ के जो अवामी इनोसेंट लोग हैं उनकी किलिंग हो रही है। और वो इस आज के दिन से उनको समझ जाना चाहिए कि वो न कभी हमसे जीते थे, न कभी हमसे जीतेंगे। आज पूरे 25 साल हो गए हैं, चूंकि 1999 में आज ही के दिन 26 जुलाई को हमने जीत हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ। और साजिश तो देख लीजिए, हमारे देश ने तब भी अमन का माहौल दिखाया था, तब भी अमन का जो है साइड दिखाया था। तब के जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने तब वहाँ के जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की थी अमन के लिए। एक जो उन्होंने फैसला, एक मेमोरेंडम उन्होंने बनाया था लाहौर के नाम से। लेकिन दूसरी साइड से आप देख लीजिए कि वो तब भी बाज नहीं आए थे। दूसरी साइड से उनके आर्मी के जो चीफ जनरल थे, वो दूसरी साइड आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे थे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।